हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और जबरदस्त टॉपिक। और इस चैप्टर का भी जो हम वन शॉट लेक्चर देखने वाले हैं ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपके एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से देखने को मिलेंगे, जो आपको इस एक ही वन शॉट लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, है ना। पूरी वीडियो देखे बिना आपको चीजें क्लियर नहीं होगी। जब तक आप पूरा का पूरा लेक्चर नहीं देख लोगे, एक एक लाइन नहीं समझ लोगे, एक एक पार्ट आप नहीं समझोगे, तो कोई फायदा नहीं है। और ये चैप्टर जो है ना, हमारा जिंदगी से जुड़ा हुआ है, ऐसे समझ सकते हो। चैप्टर का नाम ही आप देख रहे हो, वाटर। वाटर मतलब जल, पानी। और आप सभी जानते हो कि जल के बिना जीवन नहीं है, या मैं यूं कहूं कि जल ही जीवन है, तो कोई नई बात नहीं है। पानी से आपका रिश्ता कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है, ठीक है ना। आप सभी जानते हो हमें पीने के लिए पानी चाहिए, हमें नहाने के लिए पानी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजों के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है। पानी की जरूरत सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं, जानवरों को भी है। सभी को पानी की जरूरत पड़ती है, तो जल तो हर किसी की आवश्यकता है ना। इवन अगर आप देखोगे तो सजीव लोगों में ही नहीं, निर्जीव में भी देख सकते हो आप। निर्जीव जैसे कि फर्श को धोने के लिए आपको पानी की जरूरत है ना। मिट्टी को पानी की जरूरत है, हर चीज को पानी की जरूरत है। तो जल कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ये आप समझ सकते हो। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब वाटर का जो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, क्या होता है? H2O। आगे हम वो सारी चीजें देखेंगे, आप टेंशन मत लो, हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को। और ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, मैं पहले बता दूं। कुछ टॉपिक्स मैंने रखे हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को लेने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, वाटर का बहुत ही सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, वो देख लेंगे। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये भी बहुत आसान है। नेक्स्ट आएंगे हम वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट आपको पता है ना, सॉल्यूट क्या होता है? जो हल्का सा नमक हो गया जैसे सॉल्यूट, पानी को ले लिया सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए। सॉल्यूशंस आपको पता ही है, तो हम इस चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं कि वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं। क्योंकि हम ज्यादातर केसेस में ये देखते थे ना कि सॉल्वेंट वाटर लेते थे, सॉल्यूट चेंज होता था। तो क्यों लेते हैं सॉल्वेंट वाटर को, ये भी हम इस टॉपिक में जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ एयर डिजोल्व इन वाटर। फिर सॉल्यूशन एज मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन वाटर। फिर उसके बाद आ जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। फिर सॉल्युबिलिटी, क्रिस्टल्स एंड क्रिस्टलाइजेशन, फिर ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, फिर सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, फिर टाइप्स ऑफ हार्डनेस। तो ये कुछ हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। ये सभी के सभी टॉपिक्स हम एक ही वीडियो में करने वाले हैं। और कुछ इसके अंदर सब टॉपिक्स भी रहेंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई टॉपिक आपका छूट जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है ये देख के, तो ऐसा नहीं है, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। सब कुछ यही मिलने वाला है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। और आईसीएससी का मानता हूं कि सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, बट इतना भी नहीं है कि आप पढ़ ना पाओ। देखो, मैं भी तो यहाँ पर एक लेक्चर में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा रहा हूँ ना, पूरा रिवीजन करवा रहा हूँ ना। तो अगर आप देखोगे तो हर चैप्टर का मैंने लगभग 1.5 2 घंटे में आराम से मैंने रिवीजन करवाया, कई कई तो एक एक घंटे में भी करवाया है। अगर आप पूरी वन शॉट रिवीजन सीरीज देखोगे ना हमारी, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो, तो मुश्किल से आपको 10 12 घंटे में पूरी केमिस्ट्री रिवाइज हो सकती है। तो इतना बड़ा तो कुछ है नहीं सिलेबस, मैं नहीं मानता बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर आप पढ़ना चाहो तो 10 12 घंटे आप नहीं दे सकते क्या एक एक सब्जेक्ट पे, केमिस्ट्री पे? मैं ये भी नहीं कह रहा एक ही दिन में आप 10 12 घंटे लगा दो केमिस्ट्री पे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी मत करना है ऐसा। तो आपको करना क्या है, आपको वो 10 12 घंटे 10 12 दिन में करने हैं। मतलब रोज एक एक घंटा, एक एक वीडियो भी आप देखोगे केमिस्ट्री का, तो आपकी केमिस्ट्री रिवाइज 10 12 दिन में खत्म बात। इससे ज्यादा फास्ट और क्या हो सकता है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम इंट्रोडक्शन पे। सबसे पहला ही टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में मैं वाटर का क्या ही इंट्रोडक्शन दूं, सबको तो पता ही है वाटर क्या है। हम हो गए या फिर एनिमल हो गए, सभी की बॉडी किसके लिए ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे लिए ज्यादा जरूरत है या फिर एनिमल्स के लिए ज्यादा जरूरत है, सभी के लिए। अगर आप पूरे एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट को देखो ना, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि हर चीज को वाटर की जरूरत है, हर चीज को। मैं तो अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। पूरे एनवायरनमेंट में वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हम अगर अपनी बात करें ना, तो हमारे अंदर तो 70% पानी ही है, ये तो मैंने बताया था।
है कि नहीं? हमें सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है? वाटर की होती है, ये बात हम जानते हैं। तो वही चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर बताई गई है। और आजकल जो चल रहा है ना कि लोग पानी बहुत वेस्ट कर रहे हैं, ये चीजें बहुत देखने में आ रही है कि कुछ लोग क्या करते हैं, टैप वाटर खुला छोड़ दिया, अब पानी बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। अब वो पानी आप खुद सोचो, वो नली नालों से होते हुए जाएगा, वो वेस्ट नहीं होगा? जब मैं बता रहा हूं कि हमारी ही नहीं सभी की जरूरत है पानी, तो हमें क्या उसको वेस्ट करना चाहिए? क्या हमें उसे वेस्ट करना चाहिए? पहली बात तो हमें ये सोचने की है कि क्या वाटर वेस्ट करने से हमें फायदा है या नुकसान है। ये चीज पहले समझनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, नुकसान है। तो हम क्यों करते हैं वाटर को वेस्ट? और इसके ऊपर कई सारे मुहिम चल रही है, कई सारे इसके ऊपर मैं देखता हूँ विजिलेंस वीक में भी ये सब टॉपिक्स उठाए जाते हैं कि वाटर को वेस्ट नहीं करना है। वेस्ट ऑफ वाटर मतलब एक तरीके से समझो वेस्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि लाइफ विदाउट वाटर पॉसिबल नहीं है। और आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज को अगर वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। तो वाटर वेस्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं इस चीज को बहुत बड़ा मुद्दा मानता भी हूँ। ठीक है, लेकिन अभी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम इस पे ही ध्यान देते हैं, ये तो फिर बहुत बड़ा टॉपिक हो गया सोचने के लिए। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, वाटर इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एंड द एटमॉस्फेरिक एनवायरमेंट विच वी लिव। नियरली 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। मतलब हमारी बॉडी के अंदर 70% क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर। तो वाटर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप समझ गए। नेक्स्ट देखो, वाटर हैज द एबिलिटी टू डिसॉल्व वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंस एंड सो इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आप समझे? थोड़ी खांसी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, वाटर जो है ना वो किसी को भी डिसॉल्व कर सकता है, मतलब मैक्सिमम सॉल्यूट को वो डिसॉल्व कर सकता है। इसीलिए उसकी ये जो रेंज होती है ना, किसी को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेने की, इसी कारण से इसको कौन सा सॉल्वेंट बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि ये सबको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। आपने कभी देखा भी होगा ना, पानी लो, उसके अंदर नमक डालो, घोलो, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। उसके अंदर नमक की जगह चीनी डालो, वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। अब चीनी हो गई या नमक हो गई, ये जा किस में रहे? पानी में। पानी है सॉल्वेंट। तो ये जो चीनी और नमक है, ये मेरा यहाँ पर क्या काम कर रहा है? सॉल्यूट का काम कर रहा है। लेकिन सॉल्वेंट दोनों में सेम ही था। सॉल्वेंट तो दोनों में सेम ही था, क्या? वाटर। और भी कुछ ले लो, शरबत डाल दो, शरबत को मिला दो। और कुछ ले लो, बताओ और क्या ले सकते हो? कोई और पाउडर डाल के इसमें वाटर में मिक्स कर दो। तो सब चीज मतलब मिक्स हो पा रही है ना इसमें। तो इसीलिए इसको कौन सा सॉल्वेंट बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज प्योरिफाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बाय रिमूविंग सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज बाय फिल्ट्रेशन। अब उस पानी के अंदर जो हम पानी यूज करते हैं, आपको पता होगा वो 100% प्योर नहीं होता। अगर वो 100% प्योर होता तो हम अपने घर में आरओज क्यों लगाते हैं? पानी को प्योर करने के लिए, है ना? ये भी बात है, हम क्यों नहीं टैप वाटर से सीधा पानी पी लेते? बताओ, है कि नहीं? हम क्यों नहीं पीते? टैप वाटर से पानी लिया, गिलास लगाया, पानी भरा और पी लिया, क्यों नहीं पीते? उसको प्योर करना पड़ता है ना। अब वो प्योर कैसे करते हैं हम? कुछ लोग क्या करते हैं, उसको पतीले में भरते हैं और बॉईल करते हैं, वो भी सही तरीका है। पानी को बॉईल करने से क्या है कि उसकी इम्प्योरिटीज निकलती है ना? ये तो आपको पता होगा। और फिर कुछ लोग छान के भी करते हैं, जैसे पहले उसको बॉईल कर लिया, उसके बाद उसको छान लिया पानी को, उससे क्या फिल्ट्रेशन होता है। और कुछ लोग फिल्ट्रेशन के लिए मशीन यूज करते हैं। तो दोनों ही चीजें हैं। तो ये काम जो है, ये अभी आप आगे देखोगे हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर पे, जब हम आगे और टॉपिक पे बढ़ेंगे ना, तो हम फिल्ट्रेशन की और भी टेक्निक्स देखेंगे इस चैप्टर में। तो वाटर को क्या करना है हमें? वाटर इज प्योरिफाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बाय रिमूविंग सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज बाय फिल्ट्रेशन, dissolved impurities by distillation and bacterial impurities by adding calculated amount of chlorine। तो इसमें यहाँ ये बताया गया है इन शॉर्ट कि हमें ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अगर वाटर को यूज करना है तो हमें इम्प्योरिटीज को हटाना होगा, और उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, जो डिजोल्व इम्प्योरिटीज है, जो वाटर के अंदर डिजोल्व है, मतलब कुछ भी किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज होगी, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट की, उसको हम डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। और जो बैक्टीरियल इम्प्योरिटीज है, अब पानी के अंदर जो बैक्टीरियाज है ना, इम्प्योरिटी की फॉर्म में जो बैक्टीरियाज है, उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? उसके अंदर थोड़ा सा क्लोरीन डाल देते हैं। क्लोरीन क्या करता है? पानी के अंदर से वो जो बैक्टीरिया है उसको किल करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर।
अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में हम पढ़ेंगे कुछ मतलब छोटी मोटी प्रॉपर्टीज, मतलब बहुत ज्यादा भारी भरकम नहीं, आप डर गए होंगे। देखो सिंपल, एक तो पानी के बारे में दो चीजें आपको हमेशा पता होनी चाहिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है और उसका नेचर क्या है, वो दिखता कैसा है। सबसे पहली बात तो यही आएगी ना, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो आपको देख के, मतलब जो आप खुद भी मेजर कर सको। तो देखो सिंपल सी बात है, एक गिलास में पानी लो, अरे ये रही मेरी बोतल, मेरे पास गिलास नहीं है तो गिलास में डाल के दिखाता, वैसे वो आप देख सकते हो, कांच का गिलास है ना, उसमें पानी डालो, अभी के अभी करके देख लो, ये तो कोई बहुत बड़ा मैं दिखा नहीं रहा हूँ ना एक्सपेरिमेंट, उसमें पानी डालो और देख लो, नहीं तो यही देख लो। अब इस बॉटल का कलर क्या है, ब्लू, तो हमें ब्लू दिख रहा है ये पानी, है ना, ब्लू नहीं मतलब पानी तो कलरलेस ही है, लेकिन आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा। अब अगर ये बॉटल का कलर कुछ और होता तो वैसे ही पानी इसके अंदर दिखता। तो मतलब पानी का खुद का तो कोई कलर नहीं है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्लियर है और ट्रांसपेरेंट भी है, मतलब इसके आर पार आप मुझे देख पा रहे हो ना। थोड़ा सा कैमरे से आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आप गिलास लो और उसमें देख के देखो, आपको यही चीज नजर आएगी कि वाटर क्या है, क्लियर है और ट्रांसपेरेंट है। कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। अब दूसरे केस में आप क्या लो, दूध लो, एक गिलास में दूध डाल दो, अब उसको आप देखोगे तो उसका तो कलर है, उसका तो कलर है और वो ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। तो दोनों में फर्क नजर आ गया, मिल्क में और वाटर में। वाटर क्या है हमारा, एक प्योर वाटर है और एक है हमारा मिल्क। अब प्योर वाटर और मिल्क में हमें देख के ही पता चल रहा है कि वाटर क्या है, क्लियर है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। अब इसका कोई कलर है, नहीं इसका कोई कलर नहीं है, इसका कोई कलर नहीं है, ठीक है ना। अब इसको हम बोलेंगे कलरलेस, और इसके अंदर कोई महक भी नहीं होती। अगर आप प्योर वाटर की बात करो तो उसके अंदर कोई महक भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं है, टेस्टलेस है, पानी तो पानी है। हाँ, पानी में अगर कुछ मिला दिया तो उसका टेस्ट अलग हो जाएगा, जैसे सपोज करो मैं इसमें नींबू निचोड़ दूं, तो इसका जो टेस्ट होगा ना वो वैसा ही मुझे लेमन का टेस्ट देखने को मिलेगा। अब अगर मैं इसमें नमक डाल दूं तो मुझे सॉल्टी वाटर मिलेगा, इसमें चीनी डाल दूं तो मुझे अलग टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। फिर मेरे को स्वीट टेस्ट भी देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसमें चीनी मिलाई है। तो यानी कि वाटर का खुद का कोई टेस्ट नहीं है, खुद का कोई कलर नहीं है और खुद की कोई स्मेल नहीं है, यानी ऑर्डर नहीं है, ठीक है। और है कैसा देखने में, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट है। तो ये हो गया पहला इसका फिजिकल नेचर। तो फिजिकल नेचर क्या है, प्योर वाटर इज अ क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड, इट इज कलरलेस, odorless and tasteless. The taste in water is due to the gases and solid dissolved in it, impurities present in it. समझ गए कि इसका कोई, वही बातें रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ, इसका कोई टेस्ट नहीं है, इसका कोई कलर नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, ये वाली बात हो गई, ठीक है। अब वाटर में जो टेस्ट आता है वो उसके अंदर कुछ भी अगर हम सॉलिड मिला देते हैं, जैसे कि सपोज करो मैं उसमें चीनी या नमक मिलाऊं, तो उसका उसका होता है बस टेस्ट, और किसी का नहीं होता। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट समझना बहुत ही आसान है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, देखो सिंपल सी बात है, वैसे बच्चों को भी पता है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो सबको पता है। और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, ये तो बचपन से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास से। अब वही चीज यहाँ पढ़ोगे, अंडर नॉर्मल प्रेशर प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, the greater the pressure, the higher the boiling point and vice versa. This is the principle by which a pressure cooker works. समझ रहे हो, मतलब यहां पर कहा गया है कि जितना ज्यादा हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होगा और जितना ज्यादा हाई प्रेशर होगा, मतलब हाई प्रेशर होगा उतना ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हो, जितना लो प्रेशर उतना लो बॉइलिंग पॉइंट। अब लेकिन वाटर का एक चीज तो फिक्स है कि ये बॉइल्स तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद हम जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हम बॉइलिंग पॉइंट को भी बढ़ा रहे हैं। जैसे आप हिल साइड पे जाओ, हिल साइड मतलब माउंटेन्स वगैरह पे आप चले जाओ, मसूरी में, केदारनाथ में, या फिर और भी हिमाचल प्रदेश में जाओ, वहां तो आपको पहाड़ी पहाड़ हिल साइड ही देखने को मिलेगी, हिल स्टेशन ही हिल स्टेशन। वहां पर आप कभी भी देखोगे ना, वाटर जो है वो बॉईल होता है किस टेम्परेचर पे, 100 डिग्री से कम पे। क्यों, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है ना, वो क्या होता है, लो होता है, वहां पर क्या होता है, लो होता है। तो जो फूड है वो क्या है, प्रॉपरली कुक नहीं हो पाता है वहां पर, ये लो है, ये टोनी है, लो, ठीक है। देयर फोर प्रेशर कुकर्स आर यूजफुल इन द हिल्स, इसीलिए वहां पर क्या लेकर जाते हैं, प्रेशर कुकर्स, वहां पर वो अच्छा वर्क करते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी ना, पहाड़ों में दाल देर में गलती है, एक कहावत सुनी होगी, पहाड़ों में दाल देर में गलती है, क्यों, क्योंकि वहां पर जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है, वो लो है, वो लो है, ठीक है ना।
और बॉइलिंग का आपको पता ही होगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल होता है तब उसके बाद बॉइलिंग होती है। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। अब आप कहोगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, इसका मतलब क्या है? अरे एक बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा लो, अब उसको थोड़ी देर अगर मैं बाहर निकाल के रख दूंगा ना, तो थोड़ी देर में होगा क्या, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के कांटेक्ट में आके वो अपने आप ही क्या होने लगेगा, मेल्ट होके वाटर बन जाएगा। ऐसा होता भी है। अब उसी मेल्ट हुए वाटर को, वाटर अब वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, अब उसको लिक्विड को अगर मैं फ्रीज में रख दूं और 0 डिग्री सेल्सियस पे रखूं, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो फिर से अपनी वही फॉर्म में आ जाएगा, आइस की फॉर्म में। तो क्या हो रहा है, ये इंटरचेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से फिर से सॉलिड, है ना। अब प्योर वाटर के केस में मैंने यहाँ पर बताया, आइस के बारे में बताया, वाटर के बारे में बताया, तो इस केस में हुआ क्या, देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मल प्रेशर पे वो क्या बन गया, फ्रीज होके आइस बन गया। अब वही आइस को मैं चेंज कर रहा हूं, कैसे, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर की मदद से। तो वही चीज को हम यहाँ पढ़ेंगे। प्योर वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस अंडर नॉर्मल प्रेशर। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑल्सो डिक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज इन इट। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है अपना डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है, ये मैंने आपको बहुत बार समझा चुका हूं। फॉर्मूला होता है रो इक्वल्स टू एम अपॉन वी, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये डिपेंड किस पे करता है, मास पे और वॉल्यूम पे। किस पे, मास पे और वॉल्यूम पे। जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा डेंसिटी, जितना कम वॉल्यूम उतनी ज्यादा डेंसिटी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। और वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, मास जितना कम होगा, डेंसिटी उतनी कम हो जाएगी। ये चीज तो आप समझ पा रहे हो ना। अब वाटर की जो डेंसिटी होती है ना मैक्सिमम, वो हो सकती है 1 ग्राम पर ml या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितनी, 1 ग्राम पर ml या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको पता ही होगी। ठीक है। अब इसको अगर मैं केजी में लिखूंगा तो 1000 kg/मीटर क्यूब लिखेंगे। kg/मीटर क्यूब में वो चेंज कर देते हैं, यूनिट कन्वर्जेशन है। वाटर एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग, i.e. 92 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर बिकम्स 100 वॉल्यूम्स ऑफ आइस। मतलब ये इन्होंने रेशियो दिया 92/100 का, कि वाटर को जब हम एक्सपेंड करते हैं ना फ्रीज करके, ठीक है, तो वहां पर जो वॉल्यूम होगा ना वाटर का, वो बढ़ के कितना एक्सपेंड होके कितना होता है, 100 वॉल्यूम ऑफ आइस। मतलब 90 to 100 के रेशियो में वो एक्सपेंड होता है। वैसे आपको इतना ज्यादा नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये पहली लाइन याद रखनी है। एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम पर ml। ठीक है। नेक्स्ट इज एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब देखो, एक्सपेंशन ऑफ वाटर में आपको पढ़ना है, ये आपको पता ही है कि वाटर को कूल करते हैं, उसके बाद उसको क्या बनाते हैं, लिक्विड से आइस में लेकर जाते हैं, है ना। लिक्विड से किस में लेकर जाते हैं, आइस में लेकर जाते हैं। लेकिन वाटर जब एक्सपेंड होना स्टार्ट होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होता, वो होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि जहां पर उसकी मैक्सिमम डेंसिटी होगी, जहां पर उसकी क्या होगी, मैक्सिमम डेंसिटी होगी। अब अगर मैं 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाऊंगा, 4 डिग्री सेल्सियस की नीचे जाता जाऊंगा, तो क्या होगा, मैक्सिमम डेंसिटी का मतलब ये हुआ ना कि वॉल्यूम मिनिमम होगा। ऑब्वियस सी बात है, डेंसिटी मैक्सिमम मतलब वॉल्यूम मिनिमम, क्योंकि रो किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/v, यानी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये मैक्सिमम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम होगा। अब जैसे ही वॉल्यूम को बढ़ाना होगा तो मेरे को क्या करना होगा, डेंसिटी को मिनिमम करना होगा। डेंसिटी को मिनिमम करना होगा, तो मैं डेंसिटी को मिनिमम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाना पड़ेगा। 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाना पड़ेगा, तो जो हमारा एक्सपेंशन स्टार्ट होगा वो बिलो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। ये हमेशा याद रखो। वाटर हैज एन अनयूजुअल फिजिकल प्रॉपर्टी व्हेन cooled. It first contrasts in volume as do other liquids, but below 4 degrees Celsius, it starts expanding and continues to do so till the temperature reaches 0 degrees Celsius, the point at which it freezes into ice. ठीक है। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे नीचे जाएगा, एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि फिर वहां पर तो मैक्सिमम डेंसिटी नहीं रहेगी, और फिर 0 डिग्री सेल्सियस जाते जाते वो क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा आइस में। ठीक है ना, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अब ये लेटेंट हीट क्या होती है, जब हमारा फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, उसमें जो छुपी हुई हीट होती है या हीट रिक्वायर्ड होती है, उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं।
अब यहां पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है कि वो क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। तो जब भी सॉलिड से लिक्विड में जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्यूजन। तो उसी के लिए हम लेटेंट हीट का पढ़ रहे हैं। तो आइस को क्या करना है, हमें मेल्ट करके लिक्विड बनाना है। लिक्विड मतलब वाटर, क्योंकि वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो उसी के लिए हम लेटेंट हीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change a substance from solid state to its liquid state as its melting point without any change its temperature। समझ पा रहे हो थोड़ा थोड़ा कि मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारी वो अमाउंट ऑफ हीट होगी जो हमें रिक्वायर्ड होगी किसी भी सब्सटेंस के लिए उसके सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में बदलने के लिए। समझ पा रहे हो धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। अगर हाँ एक बार में समझना चाहोगे तो दिक्कत आएगी, फिर तो दिक्कत आएगी एक बार में समझना चाहोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। वेपराइजेशन कौन सा प्रोसेस होता है, वाटर को लिक्विड से वेपर्स में चेंज करना है या गैस में चेंज करना। तो यहां पर कौन सी कंडीशन है, लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस। ठीक है ना। वाटर वेपर्स के बारे में आपने सुना ही होगा, वेपराइजेशन प्रोसेस, एवोपरेशन, ये सब आप पढ़ के आए हो। तो यहाँ पर वेपराइजेशन ऑफ वाटर की बात हो रही है, यानी कि वाटर वेपर्स बनने की बात हो रही है। यानी कि वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है उसको वेपर्स में बनाना है, बस गैसियस फॉर्म में ले जाना है। व्हेन वाटर इज बॉइल्ड इट चेंजेस टू गैसियस स्टेट। ये तो हमें पता है, वाटर बॉइल होता है गैसियस स्टेट में चेंज होता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज वाटर इनटू इट्स वेपर एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एंड इट्स स्पेसिफिक वैल्यू इज दिस। आप ये वाला याद कर लो, 540 कैलोरी पर ग्राम। इजी रहता है याद करने के लिए। कई बार क्वेश्चन में एमसीक्यूज में आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये क्या होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो मैं बता दूं। इट हैज बीन फाउंड दैट 1 ग्राम ऑफ वाटर व्हेन हीटेड थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब कितना कम टेम्परेचर है, 1 डिग्री सेल्सियस से हीट करना स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली वो बढ़ाते जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब कम करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनाने के लिए। क्योंकि देखो हमारी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ना, वो एक तरीके से होती है कि किसी किसी भी सब्सटेंस के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए या उसको हीट करने के लिए, उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। और यहाँ हम बात कर रहे हैं वाटर की। तो कोई भी 1 ग्राम वाटर, मतलब वाटर का छोटा सा सैंपल लिया है, 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, हीट करना मतलब उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना हुआ। ऑलवेज एब्जॉर्ब्स 4.2 जूल ऑफ हीट। तो उसके लिए 4.2 जूल लगेगी, क्या लगेगी, हीट। समझ गए कितनी हीट लगेगी, 4.2 जूल, ये याद रखो। और इसी को इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं। ठीक है ना, समझ गए। बस इतना याद कर लो, बाकी बहुत ज्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है। तो ये था अभी तक बेसिक। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जब तक तो आपको समझ नहीं आएगी ना, चीजें क्लियर नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। अब यहाँ पर ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। ए तो हमें वैसे ही बता दिया है, ए क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो इसको तो लिखना ही नहीं। अब इसके बाद डी बी सी बताओ। सबसे पहले मैं बताता हूँ बी। ए तो बताए, ए क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। अब यहीं पर देखो बी में क्या हो रहा है, बी वाले में यहाँ पर देखो लिक्विड से गैस हो रहा है, लिक्विड से गैस हो रहा है। यानी कि आप थोड़ा सा सोचो, यानी पानी क्या बन रहा है, वाटर वेपर्स बन रहा है, वाटर वाटर वेपर्स में चेंज हो रहा है। तो क्या आया यहाँ पर, वेपराइजेशन। तो इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट आता है सी। अब सी के केस में देखो उल्टा कर दो, गैस से लिक्विड। अब वो जो हमने वाटर वेपर्स बनाई, अगर मुझे उसको दोबारा से वाटर में लाना है, यानी कि उसका कंडेंसेशन करना है, तो उसके लिए हमें कौन सी लेटेंट हीट चाहिए होगी, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। कौन सी, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस आपको पता है ना,
जब भी हमें गैस से लिक्विड बनाना होता है उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है डी। अब लिक्विड से सॉलिड। लिक्विड से सॉलिड है तो बिल्कुल सही है, बर्फ जमाने वाला काम हो गया ना। पानी लो डोंगे में, उसको फ्रीजर में रख दो, बर्फ जमा दो। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? फ्रीज करना। तो ये क्या हो जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, या फिर क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को लिक्विड से सॉलिड बनाने को? सॉलिडिफिकेशन, है ना। तो या तो हम लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग बोले या लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। एक बार चेक कर लो इसको अच्छे से, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। समझ रहे हो ना? ये चीजें धीरे धीरे क्लियर होगी, है ना, बहुत तेजी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। उससे पहले मैं अपना कलर चेंज कर लूं क्योंकि वरना सेम सेम हो जाएगा। अब वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? अच्छा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में तो आप जानते हो ना। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, चीनी और पानी के घोल का, शरबत का। आपने देखा होगा, पानी लेते हैं हम एक गिलास में, उसमें एक चम्मच चीनी डाल दूं और उसको ढक 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 घोल दूं, तो होता क्या है? चीनी पानी में घुल जाती है। आपको पता ही होगा, चीनी पूरी तरीके से घुल जाती है। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट क्या था हमारा? वाटर था। और सॉल्यूट क्या था यहाँ पर? चीनी थी, यानी शुगर। तो शुगर वाटर के केस में भी आप देख रहे हो, सॉल्यूट अलग सॉल्वेंट अलग, लेकिन बाद में जब हमने उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो वो डिसॉल्व हो गया। अब ऐसा क्यों होता है कि वो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है? हर किसी में तो नहीं हो सकता। हर अब अगर मैं चाहूं किसी भी लिक्विड में वो डिसॉल्व हो जाए तो ऐसा नहीं होता। लेकिन वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है ना जिसमें बहुत सारी चीजें डिसॉल्व हो जाती है। जैसे नमक डालो वो डिसॉल्व, और कुछ भी पाउडर डालो वो डिसॉल्व, एसीटोन डाल दो वो डिसॉल्व, ठीक है, एल्कोहल डाल दो वो डिसॉल्व, कुछ ही डाल दो उसमें वो डिसॉल्व हो जाता है। मैक्सिमम चीजें आप देखोगे वाटर में डिसॉल्व हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ वाटर में डिसॉल्व हो रहा है? क्योंकि वाटर एक हमारा ऐसा सॉल्वेंट है जिसके अंदर हम कुछ भी डिसॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ तो मैंने बात सिर्फ सॉलिड की और लिक्विड की। हम गैसेस को भी डिसॉल्व कर सकते हैं, समझ गए? तो यानी कि सिर्फ सॉलिड लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूं मैं गैसेस की भी बात कर रहा हूं। इसीलिए, इसी नेचर की वजह से, क्योंकि इसमें सब कुछ डिसॉल्व हो सकता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो अब पढ़ लो एक बार। Not only solids but also gases and other liquids dissolved in water. Hence it is difficult to find absolutely pure water in nature. अब सब कुछ वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो हमें क्या है? हमें एक दिक्कत आती है कि हम नेचर में ये नहीं पता कर पाते कि प्योर वाटर कौन सा है। फॉर द सेम रीजन वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और इसी रीजन की वजह से तो वाटर को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। बताओ जल्दी। वाटर हैज अ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक और रीजन है, वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है एकदम। एज अ रिजल्ट इट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एंड डिसॉल्व इवन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई रहने की वजह से क्या होता है? इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बिल्कुल कम हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों के बीच में। और सभी को ये क्या करता है? अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। इवन जो ऑर्गेनिक ही नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी अपने अंदर डिसॉल्व करता है। विच आर यूजुअली इलेक्ट्रोवेलेंट। इलेक्ट्रोवेलेंट पता है ना? आयनिक कंपाउंड्स। यानी कि कौन से आयनिक कंपाउंड्स? आयनिक कंपाउंड्स मैं बता चुका हूं। इट इज फॉर दिस रीजन that when distilled water is kept in a sealed bottle for a long time, it leaves etching on the inside surface of glass.
तो ये सारे कुछ रीजंस थे जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। अब पानी तो आपको हर जगह दिखता ही मिलता होगा, वैसे आजकल तो बिस्लेरी की बोतल में बिकता है ना। पानी मोल का बिक रहा है। अब ऐसा हुआ क्या, देखो पहले के टाइम में क्या था कि ये बिस्लेरी विस्लेरी चलती नहीं थी। पानी के क्या होते थे, एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, कुमाऊ बोलते हैं ना, या प्याऊ लगे रहते थे। मतलब वहां पे जाओ पानी पियो फ्री में। ऐसा भी नहीं कि कुछ पैसे देने पड़ते थे, फ्री में ही सबको वो चीजें अवेलेबल होती थी। अब आज के डेट में क्या है कि फ्री तो कुछ होता नहीं है, फ्री तो कुछ है नहीं। तो होता क्या है कि उसके ऊपर लेबल लगा दिया बोतल में पानी भर के कि ये देखो ये बिस्लेरी है, ये देखो ये किनले है। मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स ने क्या किया, पानी को बेचना स्टार्ट किया, मतलब पानी की बोतल्स की एक तरीके से मार्केटिंग करके उसका बिजनेस स्टार्ट कर दिया। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, पहले के टाइम में तो ऐसा नहीं था ना। तो ये जो सील्ड बोतल वाला जो टाइम आया है, वो कौन लाया है, कंपनीज लाई है। अब देखो वही चीज है, मार्केटिंग। बिजनेस क्या है, आप बेच कुछ भी सकते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ बेचना आना चाहिए। अगर आपको बेचना आता है तो आप कुछ भी बेच सकते हो, वही चीज यहाँ पर है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स इन वाटर। अब जो हमारे सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं ना वाटर में, उसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो सिंपल सी बात है, वाटर में चाहे आप सॉल्ट लो, मिनरल्स लो, इम्प्योरिटीज लो, सब कुछ सब डिजॉल्व है। और वो सब सॉलिड की फॉर्म में है वाटर के अंदर। वाटर तो लिक्विड है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वो जो क्या कहते हैं, सॉल्ट्स होगा, मिनरल होगा, इम्प्योरिटीज होगा, वो जो डिजॉल्व है ना सॉलिड, अब बात हम उसकी करने वाले हैं। अब ये जो हमारे सॉल्ट्स एंड मिनरल है ना, ये एसेंशियल है किसके लिए, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स मतलब मैं आपको बताऊं कि कोई भी प्लांट है आपके घर में लगे हुए भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। या आप अपने घर के आसपास पड़ोसियों के यहाँ देखो, प्लांट्स तो हर कोई लगाता ही है। अब उन सबको पानी देना होता है ना, पौधों को पानी देना होता है ना, आपको तो पता ही होगा। तो जरूरत तो उनकी भी है, जरूरत तो उनकी भी है। अब उनकी जो ग्रोथ है, उसके लिए उनको कुछ मिनरल्स और सॉल्ट की जरूरत है, जो उन्हें पानी से मिलता है। समझ रहे हो, ये बात तो आप समझ रहे होगे ना। और दूसरी बात, वाटर में टेस्ट के लिए भी डाल दिया जाता है कई बार सॉल्ट, है ना। ये तो आपको पता ही होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है वो पढ़ लो। Salts and minerals are essential for growth and development of plants. They add taste to water. एक चीज और है कि जो सॉल्ट है वो हमारे वाटर में टेस्ट भी डालते हैं। दे सप्लाई द एसेंशियल मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडीज। और इसलिए भी मिलाया जाता है कि कुछ हमें एसेंशियल मिनरल्स की जरूरत होती है, वो हमें सॉल्ट के रूप में मिल जाती है। क्योंकि हम पानी पी रहे हैं, वो सॉल्ट के साथ एक तरीके से ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ एयर डिजॉल्व इन वाटर। अब जो एयर डिजॉल्व है वाटर के अंदर, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो सिंपल सी बात है, ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा ना। ये आपको सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन आपको पता ही होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब उसका जब हम ऑक्सीडेशन करते थे तो हमें CO2 और H2O मिलता था, और साथ में एनर्जी मिलती थी, है ना। अब मैं बहुत ज्यादा बायोलॉजी में नहीं जाने वाला, ये मैंने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन या केमिकल चेंजेस वाला जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना, उसमें मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। लेकिन मैं थोड़े से आपको बता दूं, मरीन लाइफ में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। आप ऑक्सीजन देख लो, एयर, एयर क्या है, मिक्सचर है, कौन सी गैस है इसका, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और इनर्ट गैसेस, मतलब बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। और वो सब किस में डिजोल्व है, वाटर में है ना। क्योंकि हवा है, वो तो हवा है, और जो पानी में समुंदर है, समुंदर में पानी है, या फिर जो नदियों में भी पानी है, वो हवा उसी से जाके टकरा रही है, मिल रही है उसी के अंदर। तो डिजोल्व तो वो भी हो रही है वाटर के अंदर, जो कि हमारी मरीन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो पानी के अंदर रह रहे हैं जीव, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, उनको भी तो मतलब एयर की, मतलब कुछ गैसेस की जरूरत है। आप समझो ना बात को। फिशेस को ले लो, फिशेस को भी तो जरूरत है। तो यहाँ से हमें पता चल गया इंपॉर्टेंस ऑफ एयर डिजोल्व इन वाटर, किस किस में, मरीन लाइफ में, फिश, और ऑक्सीजन जो हमारी एयर के अंदर है वो डिसॉल्व होती है वाटर में, फॉर द रेस्पिरेशन एंड दस एक्वेटिक लाइफ इज सस्टेन। नेक्स्ट आता है सॉल्यूशंस एज मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। अच्छा, सॉल्यूशन क्या होता है, ये आपने क्लास 9 में आने से पहले भी पढ़ा होगा। सॉल्यूशन आपको पता है ना, दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और होता क्या है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है।
क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये तो आपको पता ही होगा। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है? अब आप कंफ्यूज हो गए होगे यार, मिक्सचर एंड इट्स टाइप्स में हमने पढ़ा था दो मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर होता है सिंपली जिसमें हमारे दोनों जो सब जिसमें जो हमारे कंपोनेंट्स हो वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन में हो, यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में रहे, और जिसको हम इजीली सेपरेट ना कर सके, सेपरेबल ना हो इजीली। जैसे सॉल्टी वाटर है ना, पानी को डालो चीनी पानी को डालो चीनी के साथ मिला दो, या फिर पानी को डालो नमक के साथ, मतलब इन दोनों को लो, नमक और पानी का घोल। अब इसमें आप देखोगे थोड़ी देर बाद आपको नमक पानी के अंदर दिखता नहीं है, यूनिफॉर्मली मिक्सड हो जाता है। अब उसको इजीली हम अलग नहीं कर सकते छान के। अब अगर उसकी जगह मैं सैंड वाटर ले लूं, पानी के अंदर मिट्टी मिला दूं, तो क्या होगा, मिट्टी के कण पानी में अलग दिखेंगे, कलर भी चेंज हो जाएगा, और उसको मैं छान के अलग कर सकता हूँ। तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बोलेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि जो हमारे कंपोनेंट्स है वो हमारे यूनिफॉर्मली मिक्सड होने चाहिए। अगर वो यूनिफॉर्मली मिक्सड नहीं है तो हम उसको होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो? तो a solution is a homogeneous mixture of two or more components whose composition may be gradually changed by changing the relative amounts of a compound। और सॉल्यूशन मिलता दो चीजों से है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मतलब एक तो इसमें होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। मैक्सिमम केस में हम सॉल्वेंट वाटर को ही लेते हैं, बट ये नहीं है कि हमेशा वाटर को लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। The medium of dissolution that allows one or more components to dissolve in it to form a solution is known as solvent। तो सॉल्वेंट बेसिकली होता क्या है, हमारा सॉल्वेंट हमारा एक मीडियम है डिसोल्यूशन का, जिसमें जिसकी सहायता से हम सॉल्वेंट बना रहे हैं। सॉल्वेंट क्या है, जिसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। सॉल्यूट क्या है, जिसमें जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, ऐसे याद रखो। और मैक्सिमम केसेस में सॉल्वेंट ज्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है। The substance that dissolves in the solvent to form a solution is known as solute। A solution which is made up of two components is a binary solution। जो दो component से मिलके बने सिर्फ, वो होता है बाइनरी सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन तीन या चार कंपोनेंट से मिलके बनता है उसको टर्नरी एंड क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। हमें बेसिकली सिंपली बाइनरी सॉल्यूशन पे ही ध्यान देना है, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट से मिलके बने। हमें टर्नरी सॉल्यूशन या क्वाटरनरी सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं देना है। ये तो रही पहली बात, क्योंकि अभी हमें उतना आगे तक का नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा गले में दर्द हो रहा है, पानी पी लिया जाए। अ सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। चलो ये तो हो गया है, थोड़ा सा दिमाग भी हिल गया है लग रहा है गला खराब होने से। होता है मतलब, अ होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट into another solid is called a solid solution। common metal alloys are solid solution। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन है किसी भी सॉलिड का किसी दूसरे सॉलिड के अंदर, उसको हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। मतलब अगर दोनों सॉलिड सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन होगा। मतलब सॉल्यूट भी सॉलिड हो गया और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो गया, है ना। जैसे कि मेटल अलॉयज है वो सॉलिड सॉल्यूशन है। सिंपल सी बात है ना। अगर एक भी लिक्विड नहीं है, दोनों सॉलिड सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, है ना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन। अब ये ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। तो यहाँ पर बच्चे आके फंस जाते हैं, सॉल्यूशन तो उनको पता है लेकिन ट्रू सॉल्यूशन क्या है। देखो यहाँ पर बात आती है कोलाइडियल्स की, ट्रू सॉल्यूशंस की। तो इसमें बहुत ही आसान वे में अगर मैं बताऊं, एक तो देखो साइज ऑफ सॉल्यूट से आप चेक कर सकते हो। जिस भी पार्टिकल का साइज, सॉल्यूट पार्टिकल का, सॉल्वेंट का नहीं। एक तो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर क्या है, सॉल्यूट है। तो जो सॉल्यूट का जो साइज होना चाहिए ना पार्टिकल का, वो बहुत कम होना चाहिए कंपेयर में सॉल्वेंट के। यानी कि मान के चलो 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। तो अगर इतना छोटा साइज है सॉल्यूट का, तो ऑब्वियस सी बात है वो आराम से इजीली मिक्स हो पाएगा सॉल्वेंट में और एक ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। जैसे सॉल्टी वाटर है वो एक ट्रू सॉल्यूशन है। और ट्रू सॉल्यूशन के लिए हम चेक करने के लिए वो भी यूज करते थे ना, ट्रू है या कोलाइडियल है, क्या चेक करते थे जल्दी बताओ।
टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट जरूर पढ़ना, मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, बार बार करवाना एक अच्छी चीज नहीं है। सीबीएसई में तो शायद चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 2 में ही आ जाता है टिंडल इफेक्ट, है ना। तो बहुत ही आराम से उस चीज को समझ सकते हो, कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। उसमें क्या करते थे, हम एक्सपेरिमेंट करते थे, एक ट्रू सॉल्यूशन लेते थे, एक कोलाइडियल सॉल्यूशन लेते थे, और अंधेरा कर लेते थे बिल्कुल, मतलब लाइट वाइट बंद कर ली, और फिर क्या करते थे, उस पे लाइट मारते थे। ठीक है, उस पे लाइट मारते थे, तो जिससे लाइट पास हो जाती थी, जिससे लाइट पास नहीं होती थी, उससे हमें पता चलता था कि कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है और कौन सा ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। समझ रहे हो। तो सिंपली अगर मैं बताऊं तो देखो, सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत छोटे होने चाहिए ट्रू सॉल्यूशन होने के लिए, इतने छोटे होने चाहिए कि हम उसको डिस्टिंग कर पाए कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो यानी सॉल्वेंट के कंपेरिजन में सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे होने चाहिए। ठीक है ना, ये बात आप समझ लो। और क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। जब मैं बात कर रहा हूँ सॉल्यूशन की, और वो भी ट्रू सॉल्यूशन की, तो कोलाइडियल सॉल्यूशन वाला केस तो नहीं होना चाहिए ना, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम वाला, वो वाला केस तो नहीं होगा ना। ऑब्वियस सी बात है, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होगा। और ये लाइट स्कैटर करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि कोलाइडियल में क्या होता था, लाइट स्कैटर हो जाती थी ना, टिंडल इफेक्ट में ये चीज हमने देखी थी कि लाइट कहाँ से स्कैटर होती थी, कोलाइडियल से, और ट्रू सॉल्यूशन से नहीं होती थी, है ना, उसमें तो सीधी दिखती थी आर पार। और क्या होता है इसमें, हम इसको फिल्ट्रेट नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है, होमोजीनियस सॉल्यूशन है ना, इसको कैसे फिल्ट्रेट कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। तो ये कुछ हमारे टॉपिक्स है, शॉर्ट शॉर्ट में बता दिया मैंने। तो अ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इज अबाउट 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर इज कॉल्ड अ ट्रू सॉल्यूशन। इन अ ट्रू सॉल्यूशन the solute particles and the solvent molecules cannot be distinguished by under the given microscope। फर्स्ट पॉइंट इसके लिए पढ़ लो, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर। द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, अबाउट 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर। इट इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। ये कैसा होता है, एकदम क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है। ये तो आपको पता ही होगा, नमक और पानी का घोल यार, चेक कर लो ना। अरे अभी चेक कर लो यार, जाके किचन से पानी लेकर आया हो गिलास में, और उसमें नमक मिला दो, और चेक कर लो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। और लाइट वाला भी आप खुद कर सकते हो, टिंडल इफेक्ट वाला भी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अंधेरा करके देख लेना, लाइट जला के उसके गिलास के आर पार दिख रहा है या नहीं। ठीक है, लाइट स्कैटर हुई कि नहीं, ये भी देख लेना। its components cannot be separated by filtration, the solute particles in a solute do not settle down। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कुछ सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन को ही हम कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। अब वो कैसे करने वाले हैं, देखो, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूट का मतलब होता है एकदम पतला सॉल्यूशन। पतला मतलब क्या होगा कि उसके अंदर कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, वो कंसंट्रेटेड नहीं होगा। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है सॉल्यूट बहुत ज्यादा हो जाना, सॉल्वेंट कम हो जाना, या सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट ज्यादा हो जाना। ठीक है, ये समझ रहे हो। डाइल्यूट उल्टा होता है, डाइल्यूट मतलब इतना हल्का सा सॉल्यूट डालो और सॉल्वेंट भर के हो, यानी कि सॉल्यूट क्या हो, बहुत कम हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो, बहुत कम हो, किसके कंपेयर में, सॉल्वेंट के। और अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो जाए, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, सिंपल सी बात है। तो dilute solution, it is the solution in which the amount of solute is rather less compared to the mass of the solvent। और concentrated solution, it is the solution in which the amount of solute is relatively more for a given mass of the solvent। तो इसमें रिलेटिवली आपको दोनों चीजें देखनी है, कंपेयर करनी। नेक्स्ट आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व एनी more of the solute at a given temperature is called a saturated solution। समझ रहे हो, ऐसा सॉल्यूशन जो क्या हो, जो डिसॉल्व ना कर सके, किसको, सॉल्यूट को, एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब सैचुरेशन पॉइंट आ गया, एक होता है ना कि यार बस मैं थक गया, अब सैचुरेशन पॉइंट आ गया, या ऐसा होता है ना कि यार मैं थक गया, अब सैचुरेशन पॉइंट हो गया, अब नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सॉल्यूशन में भी सैचुरेटेड पॉइंट होता है कि सॉल्यूट मिलाते रहे सॉल्वेंट में, फिर एक सैचुरेटेड पॉइंट आएगा कि बस बस इससे ज्यादा नहीं मिलाना, बस इतना ही मिलाना है, फिक्स कर दो।
इतना ही सॉल्यूट रहेगा सॉल्वेंट पे। तो उस सैचुरेशन पॉइंट पे जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बस और ज्यादा नहीं मिला सकते सॉल्यूट, बस इतना ही रखना है, ठीक है ना। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहां पर बात आ जाती है किसकी, टेम्परेचर की। तो अगर मैं उसको हीट करूं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो हम समझ गए कि सैचुरेटेड पॉइंट पे सॉल्यूशन बना है। अब अगर मैं उसी को हीट करूं हाई टेम्परेचर, ऑब्वियस सी बात है यार, हीट करने का मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाना। आप खुद ही सोचो ना। अरे यार आज गले में क्या हो गया। हीट का मतलब क्या होता है यार, टेम्परेचर बढ़ना, ऑब्वियस सी बात है। अब ऐसे समझ लो यार, पानी को बॉईल कर रहे हो आप, ठीक है, गैस पे रख के, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है गैस पे आग जल रही है। या चूल्हे पे कर रहे हो, और आसान देता हूँ, चूल्हे पे या अंगूठी पे कर रहे हो तो आग जल रही है, तभी पानी गर्म होना स्टार्ट हो रहा है ना, तभी खाना बन रहा है ना उस पे। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, उसको गर्मी मिल रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो वैसे ही अगर मैं सॉल्यूशन की गर्मी बढ़ाऊं, सॉल्यूशन में टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो उस पर क्या असर होगा। तो होगा क्या, देखो जो सॉल्यूट के पार्टिकल है ना, वो क्या होंगे, और जल्दी उसमें डिसॉल्व होंगे। कभी भी आप देखो, एक चीज आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, 2 गिलास लो, एक गिलास में रखा है सादा पानी, नॉर्मल वाटर, मतलब जो एक होता है ना कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे वाटर रखा है। एक लो आप गर्म पानी, मतलब वार्म वाटर लो, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं, वार्म वाटर। अब आप उन दोनों में ही ना चीनी मिला के देखना। चीनी तो घर पे होगी अवेलेबल, वैसे मैं कुछ और भी दवाई वाला भी बोल सकता था, लेकिन मैं चीनी बोलता हूँ। क्यों कहा जाता है दवाई को, खांसी की दवाई को गर्म पानी से लेना है, क्योंकि वो उसमें इजीली डिजोल्व होती है, और गर्म पानी हमारे गले को भी आराम देता है। तो ये तो एक हो गई एक बात। आपको मैं और सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। आप चीनी लो, 2 गिलास ले ली, एक तो है वार्म वाटर, जो थोड़ा सा हल्का सा हमने गर्म कर लिया है, और एक है सादा, मतलब वही जो नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है हमारा, रूम टेम्परेचर पे वाटर, ठीक है। अब उन दोनों में चीनी मिलाओ और घोलना स्टार्ट करो एक साथ। देखो टाइम नोट करो किस में जल्दी घुली। आप 101% पाओगे जो गर्म पानी है ना, उसमें चीनी जल्दी घुली। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है टेम्परेचर का, क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई है। अब जैसे ही हमने उसको गर्म किया, तो उसमें क्या हुआ, सॉल्यूट इजीली डिसॉल्व हो गया। इजीली क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। क्यों, क्योंकि हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, सैचुरेशन पॉइंट से तो वो फिर अलग हट गया ना। सैचुरेशन पॉइंट क्या कहता था कि बस हो गया, बस इससे आगे नहीं जाना। अरे क्या हो गया इसमें, चलो ठीक है। हाँ थोड़ी तबीयत खराब है मेरी भी, मेरा भी एक सैचुरेशन पॉइंट आने वाला है वैसे। लेकिन स्टिल यार देखो, ये है कि बच्चों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब आ गया हूं तो ये वाला लेक्चर तो रिकॉर्ड करके जाऊंगा मैं, ऑब्वियस सी बात है, इसको मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा। आप टेंशन मत लो, कुछ भी हो मैं अपना सैचुरेशन पॉइंट भी पार कर दूंगा आप लोगों के लिए, इसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलो, तो देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो आप समझ गए थे। अब अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, वो क्या हो रहा है, अनसैचुरेटेड हो रहा है। क्यों, क्योंकि उसमें चेंजेस तो आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अनसैचुरेटेड हो रहा है। अब अनसैचुरेटेड के भी ऊपर अगर मैं जाऊं, अब मैं जाऊं अनसैचुरेटेड के भी ऊपर, अगर मैं और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाता जाऊं और उसको, जो हमारा सॉल्यूशन है उसको और ज्यादा कंसंट्रेटेड कर दूं, सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाने का मतलब क्या होगा, उसका सैचुरेशन पॉइंट तो खत्म हो गया, उसका सैचुरेशन पॉइंट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अगर ज्यादा ये सैचुरेटेड हो गया, मतलब जरूरत से ज्यादा मैंने इसको कंसंट्रेटेड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। तो इन दोनों में आप अंतर समझो, अब पढ़ो इसको। इफेक्ट ऑफ हीटिंग a saturated solution. So if a saturated solution is heated to high temperature, then it becomes unsaturated. More solute can be dissolved in solution now. तो वही बताई ना मैंने, पानी गर्म करने वाली बात। तो जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाया, ये अनसेचुरेटेड हो गया, यानी कि अब इसमें और ज्यादा सॉल्यूट ऐड हो सकता है, इसमें और ज्यादा सॉल्यूट ऐड हो सकता है, ठीक है। तो अनसेचुरेटेड क्या हो गया, अ सॉल्यूशन इन विच more of the solute can be dissolved at a given temperature is known as an unsaturated solution. Next is super saturated solution. तो super saturated solution क्या है, a super saturated solution at a particular temperature is one that is more concentrated than its saturated solution at the temperature.
समझ पा रहे हो ये दोनों चीजें? ये दोनों चीजें समझ ली तो बस बात खत्म। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट सॉल्यूबिलिटी। अब ये सॉल्यूबिलिटी क्या होती है? बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता सॉल्यूबिलिटी है क्या। मैं बता रहा हूं ना, सॉल्यूबिलिटी का मतलब सिर्फ इतना है तो कोई सॉल्वेंट है उसके अंदर सॉल्यूट, कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। अब अगर मैं किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बताना चाहूं तो मैं ऐसे बता सकता हूं वो कितना इजीली उस सॉल्वेंट में घुल सकता है, यानी कि कितना इजीली उसमें सॉल्यूबल है। तो जो जितना ज्यादा सॉल्यूबल है, जैसे नमक की सॉल्युबिलिटी हाई होती है वाटर में, तभी तो वो इजीली घुल जाता है। तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, बहुत अच्छी है। लेकिन वो किस पॉइंट पे अच्छी है ये भी हमें देखना पड़ेगा, और उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है ये भी तो देखना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्युबिलिटी का है ये फॉर्मूला। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन 200, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये थोड़ा सा मैंने उल्टा सीधा लिख दिया है, बस ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना, बस बात खत्म। इतना ही मुझे समझाना था आपको। आपको समझ आ जाए उतना काफी है, ठीक है ना। मेरे को सिर्फ आपको समझाना है। तो देखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। ठीक है। द solubility of a solute in a particular solvent at a given temperature is equivalent to the maximum number of grams of the solute necessary to saturate 100 gram of that solvent at that temperature। ये वाला मैंने याद भी कर रखा है, ठीक है। ये वाला पार्ट मुझे अच्छे से याद है, इसलिए मैं बता सकता हूं। ये वाले पार्ट पे एक क्वेश्चन भी आता है बहुत ही अच्छा सा। ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार, पहले आप पढ़ो, इतने में थोड़ा दवाई वाला पार्ट कर लेता हूँ, कि दवाई लेना भी बहुत जरूरी है ना यार। चाहिए अपनी दवाई, और क्या कर सकते हैं, पैसे नहीं है दवाई खरीदने के, क्या बोलूं। इतने जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये आप सॉल्व करो। चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 136 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। टेम्परेचर नहीं भूलना, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, इग्नोर कर दो, क्योंकि 293 केल्विन मतलब 20 डिग्री सेल्सियस। तो फाइंड इट सॉल्युबिलिटी, निकालना क्या है, सॉल्युबिलिटी एस। मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूँ सॉल्युबिलिटी को, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, देखो सॉल्यूट क्या होगा इसमें, यहां पर बात की है सॉल्ट और वाटर की। ऑब्वियस सी बात है, वाटर सॉल्वेंट होता है, ये तो पता है। तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो तो सॉल्यूट ही हो जाएगा। तो सॉल्यूट क्या है हमारा यहाँ पर, सॉल्ट। और उसका क्या मास दिया हुआ है, 136 ग्राम। अब अगर ये ग्राम में है तो वो भी ग्राम में होना चाहिए, ध्यान रखना। और वाटर क्या है, सॉल्वेंट, उसका कितना वेट दिया हुआ है, 500 ग्राम। यहां पर देख लो, ठीक है। इंटू में कर दो 100। अब इसको सॉल्व करो। ये इससे कितनी बार गया, 5 टाइम्स, और इससे ये कितनी बार गया, 2। और यहाँ 5 7 35, 27.2 ग्राम आ जाएगा। एक बार जरा जल्दी से इसको चेक कर लो, ठीक है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट आता है अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। अब देखो, सॉल्युबिलिटी तो हमने समझ लिया, अब कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे ये हमें पता होना चाहिए ना। तो देखो, सबसे पहली बात, किसी भी सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट मिला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सॉल्यूट पे तो डिपेंड करेगा ही, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड किस पे कर रही है, उसके सॉल्यूट पे भी तो डिपेंड करता है। अब देखो, नमक है वो पानी में इजीली सॉल्युबल होता है, चीनी है वो पानी में इजीली सॉल्युबल है, क्यों, क्योंकि वो सॉल्यूट उस टाइप के हैं।
तो यानी कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे स्टेप डिपेंड करेगा एक तो। दूसरा टेम्परेचर, जितना गर्म होगा उतना इजीली उसमें सॉल्यूट क्या कह सकते हैं डिसॉल्व हो जाएगा। स्टीयरिंग पे भी करेगा कि कैसे हम उसको मिला रहे हैं। तो ये तीन चार चीजें हैं, पढ़ते हैं एक बार। तो देखो, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड फैक्टर्स। पहला आता है साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। पहला क्या आएगा? साइज ऑफ, अरे ये क्या हो गया, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, वेट करते हैं, अपने आप ठीक हो जाएगा। हो गया, ठीक है। तो देखो, पहले आता है द स्मॉलर द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स द ग्रेटर इज इट्स टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज टू द सॉल्वेंट। मतलब जितना उसका साइज होगा ना, क्योंकि सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, तो यानी सॉल्यूट के साइज पे भी तो डिपेंड करेगा। सॉल्यूट कितना छोटा है या कितना बड़ा है, वो उतना ज्यादा सरफेस एरिया हमारा ले पाएगा, उस चीज पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग मतलब दिस ब्रिंग्स मोर ऑफ द सॉल्वेंट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूट एंड दस इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा ना किसी भी सॉल्यूशन का, वो कब इंक्रीज कर जाएगा? स्टीयरिंग के ऊपर, ठीक है। यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो सॉल्यूट के कांटेक्ट में आ रहा है, कैसे आ रहा है उस पर भी चीजें डिपेंड करेगी। नेक्स्ट है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की बात हम यहाँ कर रहे हैं, तो देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड अगर मैं देखूं तो वो कम होती जाती है, कब? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करूं, अगर मैं सॉल्यूट सॉलिड ले लूं, सॉल्वेंट हमारा वाटर ये फिक्स रखूं, तो टेम्परेचर बढ़ने पर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो इससे हमें एक चीज तो समझ आ गई कि टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी अफेक्ट तो कर रही है। तो यानी कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड always decreases with rise of temperature, but the solubility of most solids in water usually increase with the rise in temperature। तो देखा उल्टा काम हो रहा है। हम सॉलिड और सॉल्वेंट के केस में, सॉलिड और वाटर के केस में जब देखते हैं, वाटर ऑब्वियसली लिक्विड है, तो उस केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी यूजुअली इंक्रीज होती है, लेकिन गैस के केस में उल्टा हो रहा है। गैस के केस में क्या हो रहा है? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, कब? जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज एंड वाटर। अब प्रेशर और टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा सॉल्युबिलिटी पे, कब? गैसेस की, कब? जब गैसेस और वाटर को मिक्स कर रहे हैं, यानी कि सॉल्वेंट हमारा क्या रहेगा? वाटर रहेगा। और गैस अगर उसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या केस बनेंगे? देखो, पहला आता है प्रेशर का। तो देखो, प्रेशर जब हम बढ़ाएंगे तो जो सरफेस है वाटर का वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जब ये वाली कंडीशन आ जाएगी तो जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो क्या होगी? वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ाने पर तो बढ़ रही है गैस की, टेम्परेचर के केस में उल्टा देखने को मिलेगा। वहां पर जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, वो उसकी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। ये याद रखो, प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होती है, ठीक है। एट एनी गिवन टेम्परेचर द मास ऑफ गैस dissolved in a fixed volume of a liquid is directly proportional to the pressure on the surface of the liquid and this law is known as Henry's law। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, क्वेश्चन हेनरीज लॉ, ये याद कर लो कि हेनरीज लॉ क्या होता है। तो यहां पर आप पढ़ सकते हो और सेम टू सेम आप जाके एग्जाम में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के केस में क्या होगा? एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर कॉजेज आर डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन इट, दस ऑन बॉइलिंग वाटर लॉसेज इट्स टेस्ट। आपने देखा भी होगा कि बॉईल करने के बाद वाटर का जो है वो टेस्ट अलग हो जाता है। जैसे नॉर्मल वाटर अभी मैं पी रहा हूँ, ठीक है, ये मैं पी के दिखाता हूँ। ये देखो, ये पानी है, पी लिया, ठीक है। अब मैं इसको बॉईल करूंगा तो इसका अलग टेस्ट देखने को मिलेगा। आपने कभी सोचा है बॉइल वाटर का टेस्ट या वार्म वाटर का टेस्ट अलग क्यों होता है इससे? कभी सोचो, ये सारे क्वेश्चन यार आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपके दिमाग में आने चाहिए, क्यों नहीं आ रहे हैं? नेक्स्ट है क्रिस्टल्स एंड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स एंड क्रिस्टलाइजेशन, अरे ये गलत बना रहा हूं मैं, ज्यादा जोश में आगे लग रहा है। क्रिस्टल्स क्या होता है? देखो, क्रिस्टल्स आपने देखे होंगे। अच्छा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की भी बात कर सकते हैं हम, क्योंकि आपने जब एसिड्स बेसिस पढ़े होंगे तब आपने देखा होगा हम लिखते थे सोडियम बाई कार्बोनेट इंटू 10H2O, और हम वो भी लिखते थे सोडियम कार्बोनेट के अलावा फिटकरी का जब हम लिखते हैं, एलएम का फॉर्मूला लिखते हैं, तो उसमें भी हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लेते थे 24H2O। और कॉपर सल्फेट के केस में भी हम लिखते थे ना ऐसे,
CuSO4.5H2O। तो ये क्या होता है, देखो ये कभी भी जो हमें दिखाई देता है ये क्या होता है, तो ये क्यों देखने को मिलता है, ये हमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताता है कि इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, देखो क्रिस्टल तो आपको पता ही है जनरली क्या होते हैं, है ना, वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इसमें बच्चे अटकते हैं, तो वो चीज मैंने आपको बता दी। अब एक बार मैं आपको पढ़ा देता हूँ। A crystal is a homogeneous solid of definite geometrical shape. It has symmetrically arranged smooth plane surface which meets forming the sharp edges. Forming the sharp edges. आप देखते हो ना क्रिस्टल पे शार्प एजेस होती है, तो वही चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और क्रिस्टलाइजेशन में पढ़ो, क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच क्रिस्टल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर obtained by cooling a hot saturated solution। ठीक है। नेक्स्ट आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज एसोसिएटेड विद सम कंपाउंड विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो, जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर किसी भी कंपाउंड के साथ एसोसिएट होता है किस या उसका इंटीग्रल पार्ट होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से, उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो फिक्स्ड अमाउंट है 5H2O, यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट है 10H2O, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज। अब ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फ्लोरोसेंस और डेलिक्सेंस, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। अब इफ्लोरोसेंस क्या होता है, हमारा एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें कंपाउंड क्या करता है, अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लॉस करता है, यानी उसको खो देता है। किसको, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को। और वो क्यों खो देता है, जब उसकी एयर से रिएक्शन होती है, किससे, एयर से, ड्राई एयर से, जैसे उससे रिएक्ट करेगा तो वो क्या होगा, अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को खो देगा। इसी प्रोसेस को हम इफ्लोरोसेंस कहते हैं। इसमें होता क्या है, क्रिस्टलाइन शेप बदल जाती है उसकी, है ना, और फाइनली जो हमें शेप मिलती है क्रिस्टल की वो क्रम्बलिंग होती है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में आप ये वाली चीज देखोगे। अब डेलिक्सेंस क्या होती है, उसमें उल्टा कर दो। यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखो, जब हम एटमोस्फेयर के एटमोस्फेयर के मतलब प्रेजेंस में इसको रखेंगे किसी भी सब्सटेंस को, तो वो क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, और क्या बन जाएगा, क्योंकि देखो मॉइस्चर में क्या है, मॉइस्ट है, मॉइस्चर में क्या है, मॉइस्ट, मॉइस्ट से समझ गए, तो वो भी कैसा बन जाएगा, उसके जैसा ही मॉइस्ट बन जाएगा और अपनी क्रिस्टलाइन फॉर्म को खो देगा, अपनी क्रिस्टलाइन फॉर्म को खो देगा। ठीक है ना, और अल्टीमेटली वो क्या होगा, फिर लास्ट में डिजोल्व किस में होगा, ऑब्वियस सी बात है, एब्जॉर्ब वाटर में ही होगा, और उससे उसका एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, डेलिक्सेंस बोलते हैं, डेलिक्वेंट सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, वैसे डेलिक्सेंस तो ये फिनोमिना हुआ, मतलब जो ये प्रोसेस हुआ उसको बोलेंगे, जो सब्सटेंस इसमें बनता है वो डेलिक्सेंट सब्सटेंस बनता है। एक बार थ्योरी पढ़ लो, ये थ्योरी वाला ही है क्वेश्चन। तो इसमें है, a phenomenon where a compound loses its water of crystallization on exposure to dry air is called efflorescence. This results in loss of crystalline shape and finally the crumbling of crystal into a powder substances showing efflorescence are called efflorescent substance। ठीक है ना, थोड़ा सा नाम बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में ही अजीब है, वैसे अजीब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डिलिक्सेंस। डिलिक्सेंस क्या है, सर्टेन वाटर soluble substance when exposed to the atmosphere at ordinary temperatures absorb moisture from atmospheric air, become moist, lose their crystalline form and ultimately dissolve in the absorbs water forming a saturated solution। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है यार, ये थोड़ा सा रटने वाली चीजें आ जाती है। सच अ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ डेलिकेंट सब्सटेंस एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड डेलिक्सेंसी। क्या बोलेंगे, डेलिक्सेंसी बोलेंगे इसको। समझ पा रहे हो, धीरे धीरे आप समझोगे, बहुत ज्यादा तेजी से आप समझने की कोशिश करोगे दिक्कत आ जाएगी, लेकिन आप जैसे ही आराम आराम से इसको समझने की कोशिश करोगे, एक एक लिंक को समझोगे ना, बॉस आपको सब समझ आएगा, सब समझ आएगा, एक एक लाइन समझ आने वाली है। लेकिन करना क्या है आपको, बहुत ही बेसिक से आपको इसको पढ़ना होगा, बहुत ही बेसिक से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
ये है ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब देखो, ड्राइंग या डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं हमारे, ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसी भी सब्सटेंस में से। ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग का मतलब समझ रहे हो? डिहाइड्रेटिंग मतलब क्या है? हाइड्रेशन मतलब होता है बॉडी में क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, बोलते हैं ना यार इसको डिहाइड्रेशन हो गया, बीमार हो गया। इसका मतलब क्या है? वाटर की कमी हो गई, शरीर में पानी की कमी हो गई है। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है? उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है ना, अस्पताल में ले जाते हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज चढ़ाया जाता है ना उसको। तो वो हुआ डिहाइड्रेशन की वजह से, यानी कि पानी की कमी हो जाना। यहां पर भी वही करना है। जो ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, नाम से ही पता चला है, वो ड्राई कर देंगे, यानी कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे और उस सब्सटेंस को क्या बना देंगे? डिहाइड्रेटिंग बना देंगे। और जो ये काम करेगा उसको क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलेंगे। बस इतना समझ लो। अब आगे पढ़ो। ड्राइंग एजेंट्स आर substance that can readily absorb moisture from other substance without chemically reacting with them. Gases are dried by passing the gases through concentrated sulfuric acid, because concentrated sulfuric acid has strong affinity for water, so it easily extracts water from many substance. तो यहां पर बात करी गई है सबसे पहले तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि कंसंट्रेटेड H2SO4 की। हमें पता है जालिम एसिड होता है, ये क्या करता है? पानी निकाल लेता है, पानी निकाल देता है, यानी कि सब्सटेंस को क्या बना देता है? सब्सटेंस को क्या बना देगा? डिहाइड्रेटिंग बना देगा, यानी कि उसमें से पानी निकाल देगा। तो इसको भी हम एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, पासिंग देम थ्रू अ ड्राइंग टॉवर और अ यू ट्यूब कंटेनिंग क्विक लाइम और एनहाइड्रेट सोडियम सल्फेट। तो ऐसे भी हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि ये एनहाइड्रेट सोडियम सल्फेट क्या होता है, तो देखो ये होगा, एनहाइड्रस मतलब सूखा, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा Na2SO4। ये भी आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। पासिंग थ्रू आ ड्राइंग टॉवर और यूट्यूब हो गया, ये दो बार रिपीट है क्या? हाँ, चलो कोई नहीं, थर्ड वाला पढ़ो। आ ड्राइंग बल्ब कंटेनिंग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है। ये भी आपका एक ड्राइंग एजेंट है। तो हमने तीन पढ़ लिए, कंसंट्रेटेड H2SO4, एनहाइड्रस Na2SO4, एनहाइड्रस CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन करते हैं पहले तो सॉल्व। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर 2 सल्फेट आर हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब स्ट्रांगली। मतलब एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब पता है ना, जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आप कुछ भी डाल देते हो, है ना। आपने टाइट्रेशन वाले भी किए होंगे, उसको हिलाते हैं कलर चेंज होता है। तो वैसी एक टेस्ट ट्यूब थी। उस टेस्ट ट्यूब में देखो यहाँ पर क्या डाल दिया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसका कलर ब्लू होता है वैसे। अब इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जब हीट करेंगे तो क्या होगा? तो देखो होगा क्या, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है मतलब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होगा इस तरीके से। अब जब हम इसको हीट करेंगे, जब हम इसको हीट करेंगे तो होगा क्या? देखो, ये जो क्रिस्टल है ये अलग हो जाएंगे, जो क्रिस्टल है मॉइस्चर अलग हो जाएगा, और होगा क्या यहाँ पर? हमें कॉपर सल्फेट अलग मिल जाएगा और वाटर के क्रिस्टल्स अलग मिल जाएंगे। यही होगा ना? जल्दी से चेक करके बताओ, होगा कि नहीं? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, बाकी आप देख लो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। इसमें से तो पक्का क्वेश्चन आता है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो हार्डनेस ऑफ वाटर वाले क्वेश्चन है ना, ये तो वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये आप मान के चलो कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि कई बार, चलो मैं देखने की बात बताता हूँ। अब जैसे मेरे पास ये जो वाटर है, इसको मैं पी पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट वाटर है, इसको तो मैं पी सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं वैसे भी यूज कर सकता हूँ, इस यही जो हमारे घरों में पानी आता है उसको हम नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए भी यूज करते हैं। अब सपोज करो कभी गंदा पानी आता है तो हम भरते नहीं है, है ना। कई बार देखा पत्थर आने लगते हैं, मतलब बहुत ही गंदा मिट्टी वाला पानी आ जाता है, गंदा सा पानी आ जाता है। तो हम क्या करते हैं? अरे मोटर बंद करो, अभी पानी नहीं भरेंगे, जब साफ पानी आएगा तब भरेंगे। ऐसा क्यों?
क्योंकि वो हमारा फिर वो हार्ड वाटर हो जाएगा। हार्ड वाटर कौन सा वाटर होता है? जो कि हम यूज नहीं कर सकते, जो हम पी नहीं सकते, क्योंकि वो पीने से हमारी मौत भी हो सकती है, ये आप मान के चलो। हार्ड वाटर जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक, जिसको भारी जल भी बोलते हैं ना। इसमें होता क्या है देखो, सोपिफिकेशन की एक रिएक्शन होती है। मैं आपको क्लिनसिंग इफेक्ट ऑफ सोप भी बताऊंगा अभी आगे, बट मैं आपको सीरियसली सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में डिफरेंस बता देता हूँ। जो हमारा हार्ड वाटर है वो सोप के साथ रिएक्शन भी नहीं कर सकता है, ठीक है, सोप के साथ मिक्स भी नहीं हो सकता है, मतलब कि हम उसको नहाने के लिए भी शायद यूज ना कर पाए। तो कोई भी वाटर हार्ड या सॉफ्ट कब होता है? सॉफ्ट वाटर जो हमारे डेली यूज में यूज हो रहा है, सिंपली वो हमारा सॉफ्ट वाटर है, और जो नहीं हो रहा है वो हार्ड वाटर है, जो खतरनाक है हमारे लिए। ठीक है, ऐसे आप समझो। अब थोड़ी सी थ्योरी पढ़वा देता हूँ। वाटर इज सेड टू बी सॉफ्ट इफ इट इज रेडली फॉर्म लेदर विद सोप। वाटर को हम सॉफ्ट तब कह सकते हैं जब वो एकदम से लेदर्स बना ले सोप के साथ मिलके। प्योर वाटर और प्योर कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट इजीली गिव्स लेदर विद सोप। प्योर वाटर को भी हम सॉफ्ट बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो इजीली सोप के साथ मिक्स हो जाते हैं, लेदर बना लेते हैं। वाटर इज सेड टू बी हार्ड व्हेन इट डज नॉट रेडली फॉर्म लेदर विद सोप। और वाटर को हम हार्ड कहेंगे कब? जब वो एकदम से उसके साथ लेदर ना बनाए, किसके साथ? सोप के साथ। तो ये वाली चीजें आपको समझ के चलनी है। अब कुछ हम पढ़ेंगे हार्डनेस के बारे में। वाटर ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर आपको पता ही है क्या होती है, ठीक है, और क्या हार्डनेस के रीजन होते हैं। तो देखो, वाटर ऑफ सम स्प्रिंग्स, वेल्स एंड रिवर्स कंटेन डिजोल्व मिनरल मैटर। दिस हैपेंस टू बी द हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फेट्स और क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम। देखो, वाटर के अंदर ना कुछ इम्प्योरिटीज होती है, जैसे कि सल्फेट्स की, कार्बोनेट्स की। अब ये सल्फेट्स और कार्बोनेट्स जो होते हैं ना, यही हमारे ज्यादातर मिनरल्स मिलते हैं हमें, जो अलग अलग टाइप के वो करते हैं। जैसे कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट की होती है, मैग्नीशियम सल्फेट की होती है, या मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब हमें देखने को मिलेगा। तो जो हार्डनेस होती है ना वाटर की, वो किसके प्रेजेंस में होती है? बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट्स और कैल्शियम और मैग्नीशियम के। इसमें हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसमें से बहुत कम है चांस क्वेश्चन आएंगे, लेकिन स्टिल आप कॉज पढ़ लो हार्डनेस की। तो वाटर ऑफ सम स्प्रिंग्स, वेल्स एंड रिवर्स कंटेन डिजोल्व मिनरल मैटर। जो हमें मतलब नदी नालों से या फिर रिवर से जो भी हमें मिल रहा है ना, जहां से भी हमें वाटर मिल रहा है, उसके अंदर मिनरल है, उसके अंदर कुछ मिनरल डिजोल्व है। और वो जो मिनरल डिजोल्व है वो इम्प्योरिटीज के रूप में हमें देखने को मिलेगा। कैसी इम्प्योरिटीज में? हाइड्रोजन कार्बोनेट की, सल्फेट की और क्लोराइड्स की, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। तो जो वाटर है वो हमारा क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। और जो वाटर की हार्डनेस है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? बाइकार्बोनेट, क्लोराइड्स और सल्फेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम की। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के अंदर देखो डिजोल्व सॉल्ट होते हैं, उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। जैसे हार्ड वाटर को हम चेक कर सकते हैं कब? पॉइजनिंग ऑफ वाटर में, जो हमें लेड पाइप से मिलते हैं, या फिर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट उसके अंदर प्रेजेंट ही है, छोटे अमाउंट में ही है, स्मॉल अमाउंट में ही है, लेकिन है तो सही। तो वो भी हम चेक करने के लिए हार्ड वाटर को यूज करते हैं। उसके अलावा सॉफ्ट वाटर जो है वो फ्री होता है कहाँ से? डिजोल्व सॉल्ट से। और उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही फ्लैट होता है। क्या होता है? बहुत ही फ्लैट होता है। और जो प्रेजेंस होती है किसी भी सॉल्ट की हार्ड वाटर में, वो क्या बनाती है? उसे टेस्टी बनाती है। हार्ड वाटर हमारा यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ बेवरेजेस एंड वाइन्स में। अब कुछ बच्चे खुश हो गए होंगे वाइन का नाम सुनते ही। अरे ज्यादा खुश मत हो, ठीक है, तो ये पॉइंट्स एक एक करके पढ़ लो आप। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ हार्डनेस पे। तो देखो, दो टाइप की ही हार्डनेस होती है, परमानेंट और टेम्परेरी। टेम्परेरी हार्डनेस को आप बॉइलिंग से अलग कर सकते हो। परमानेंट हार्डनेस को अलग करने के कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। आपको बेसिकली बहुत ज्यादा डीप में नहीं आना, बस ये समझ लो टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस है क्या। तो देखो, हार्डनेस और वाटर इज टू टाइप्स, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। तो देखो, वाटर दैट कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड टेम्परेरी हार्ड वाटर। तो जो हमारे ऐसा वाटर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज हो, उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेरी हार्ड वाटर। अब परमानेंट हार्ड वाटर कौन सा होगा? परमानेंट होगा ये वाला, वाटर कंटेनिंग सल्फेट्स, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। यानी
सल्फेट ऑफ क्लोराइड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की, तो देखो मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, या फिर क्लोराइड भी दिखाना है ना तो MgCl2, और कैल्शियम की क्लोराइड हो गई कैल्शियम Cl2। तो ये वाली जिसमें इम्प्योरिटीज होगी वो हमारे कौन से होंगे, परमानेंट हार्ड वाटर। ये हो गया हमारा परमानेंट हार्ड वाटर, या फिर ये वाली हार्डनेस को हम बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। और टेम्परेरी के केस में कौन सी वाली थी, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब ये वाली जो हार्डनेस है इसको हम बॉइलिंग से नहीं अलग कर सकते, किसको, परमानेंट को, लेकिन टेम्परेरी हार्डनेस को हम बॉइलिंग से अलग कर सकते हैं, बॉइलिंग से अलग कर सकते हैं, बस ये याद रखो। अब ये देखो, हाँ एक क्वेश्चन भी था ना इस पे, हाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय, किसके थ्रू रिमूव करते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है, अभी बताया था टेम्परेरी के लिए बॉइलिंग। तो देखो इतना आसान क्वेश्चन आता है आपका पेपर में, और बच्चे इसी में गलती करके आते हैं, क्यों, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। पढ़ेंगे तो कुछ करेंगे ना। अब कुछ डिसएडवांटेजेस है हार्ड वाटर के, ये तो सिर्फ पढ़ के चले जाओ। वैसे तो हार्ड वाटर के बहुत सारे डिसएडवांटेज है, जैसे कि वो हमारा किसी भी काम में यूज ही नहीं होता है। ठीक है ना, हम उसे पी सकते हैं, ना उसे नहाने में यूज कर सकते हैं, ना खाना बनाने में यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ अलग भी करना है। अब जो हार्ड वाटर है वो तो वॉशिंग के लिए भी हम यूज नहीं करते बेसिकली, नहाने वाने की तो बात ही छोड़ दो, पीने का तो बात ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ये कुछ पढ़ो डिसएडवांटेज। हार्ड वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्टीम, स्टीम बनाने के लिए वो यूजेबल नहीं है। बॉयलर में बनाते हैं ना स्टीम, तो वो हम हार्ड वाटर से नहीं सॉफ्ट वाटर से ही बनाएंगे। स्टीम इज यूजुअली मेड इन बॉयलर्स विच आर मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ नैरो कॉपर ट्यूब्स सराउंडेड बाय फायर। एज द कोल्ड वाटर स्टर्स दीज ट्यूब्स इट इज इमीडिएटली चेंज्ड इनटू स्टीम। ठीक है, ये तो प्रोसेस हो गया बॉयलर से स्टीम बनाने का, ये इतना नहीं पढ़ना। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। The furring of the tea kettle is also caused by the sediment formed on its walls from boiling hard water. This fur is nothing but carbonates of calcium and magnesium. तो ये भी आप देख सकते हो, हार्ड वाटर को बॉईल करा तो क्या बना हमारा। ठीक है, क्या मिला हमें, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला, और ये टेम्परेरी नहीं, ये परमानेंट हार्डनेस वाले आ गए। अब हार्ड वाटर इज ऑल्सो अनफिट फॉर वॉशिंग पर्पज, या वॉशिंग पर्पज के लिए भी ठीक नहीं है। If the water is hard, the calcium and magnesium ions of water combine with the negative ions of the soap to form a slimy precipitate or insoluble calcium and magnesium usually given the name of soap cud or scum. ये जो स्कम आता है ना, ये आपका सोपिफिकेशन में भी आता है, क्लिनसिंग इफेक्ट में भी आता है। ठीक है ना, किसमें, क्लिनसिंग इफेक्ट में भी, जिसमें हमें ऐसा एक इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। अब इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये सब आप पढ़ोगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन मैं आपको सोपिफिकेशन की रिएक्शंस बता सकता हूँ, थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे डिटर्जेंट्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर, डिटर्जेंट जो होते हैं वो सोल्यूबल तो होते हैं वाटर में, सोप से ज्यादा सोल्यूबल होते हैं, और हार्डनेस से भी अनअफेक्टेड होते हैं। क्यों, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि डिटर्जेंट क्या है, सोल्यूबल किस में होता है। अच्छा, सोप सोल्यूबल होता है हार्ड वाटर में, नहीं होता। डिटर्जेंट लेकिन सोल्यूबल हो सकता है, वो सॉफ्ट में भी हो सकता है, हार्ड में भी हो सकता है। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई गई है, डिटर्जेंट आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन सोप एंड आर अनअफेक्टेड बाय हार्डनेस ऑफ वाटर। क्यों है सोप से ज्यादा सोल्यूबल, क्योंकि वो हार्ड और सॉफ्ट दोनों में सोल्यूबल हो सकता है। और वाटर एज देयर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर सो दे डू नॉट फॉर्म स्कम, और ये स्कम नहीं बनाते हैं, ये स्कम नहीं बनाते हैं। स्कम यानी जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट हमें देखने को मिलता है। डिटर्जेंट आर ऑल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप, इसको सोपलेस सोप भी बोलते हैं डिटर्जेंट को। नेक्स्ट आता है क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप शॉर्ट में समझ लो, बस इतना ही समझ लो। तो देखो होता क्या है, जब हम सोप और डिटर्जेंट की बात करते हैं तो देखो दोनों ही डिजोल्व हो सकते हैं वाटर में, लेकिन एक सॉफ्ट में वाटर में ही डिजोल्व होगा, हार्ड वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। कौन सा, सोप, सोप नहीं होता है ना, ऑब्वियसली आपको पता ही है। अब होता क्या है कि जब हम सोप या डिटर्जेंट को वाटर में डालते हैं तो वाटर के अराउंड में क्या होगा, वाटर के अराउंड में क्या होगा, देखो सोप के अंदर क्या होता है, वो एसिटेट होते हैं ना, C17H35COONA, तो वो एक तरीके से हमारे सोडियम एसिटेट है। तो उसमें होगा क्या, देखो Na पॉजिटिव CO निगेटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव कैटायन और एनायन दोनों है, तो होगा क्या, एक हमें जो उसका मॉलिक्यूल है ना वो गैदर होता दिखेगा मिशेल्स की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, मिशेल्स की फॉर्म में गैदर होता दिखेगा। अब उसकी जो टेल स्टिक होगी ना पीछे से,
इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, वो हमें देखने को मिलेगी। उसका हेड अलग होगा, टेल अलग होगी। ठीक है, जो हमारी टेल होगी हमेशा वो कहाँ होगी, अंदर की तरफ होगी। और बाहर की तरफ क्या होगी, उसकी पूंछ होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। अब ये जो क्लिनसिंग इफेक्ट होगा इसमें, देखो अगर मैं ऑयल की बात करूं ना, तो ऑयल में क्या होता है कि वो उसका ऑयल अलग रह जाता है। कभी भी आपने देखा होगा, मेरी शर्ट पे कोई दाग लग जाए तो मैं क्या करता हूँ, सोप लगाता हूँ और थोड़ा सा पानी से उसको रगड़ता हूँ तो वो साफ हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक क्लिनसिंग इफेक्ट है। तो सोप या डिटर्जेंट के अंदर क्या होता है, क्लींसिंग इफेक्ट होता है। यानी कि दाग लगा शर्ट पे, वो उस पे सोप रगड़ी और पानी लगाया, तो पानी और सोप मिलके रिएक्शन जो करेंगे वो क्या करते हैं, वो क्लींसिंग इफेक्ट दिखाते हैं, यानी कि दाग को खींच लेते हैं। तो यही इसकी बात हुई। अब इसके पीछे इसका एक मैकेनिज्म बताया गया है। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। When a soap or detergent is dissolved in water, the molecules gather as cluster called micelle, ये याद रखो। ठीक है, their tail stick, जो हमारे मिशल्स फॉर्म हो रहे हैं ना, उसमें देखो जो हमारा टेल स्टिक होता है वो अंदर की तरफ है, और जो हेड है वो यानी पूंछ है बाहर की तरफ है। क्लिनसिंग द हाइड्रोकार्बन टेल अटैच्ड इटसेल्फ टू ऑयली डर्ट। अब वो क्या है, जो हमारा डर्ट लगा है ना, ऑयली डर्ट, उस पे उसकी तरफ जाता है क्लिनसिंग, मतलब उसको क्लीन करने के लिए। और जब वाटर के साथ में वो स्टीयर्ड होता है तो जो ऑयल डर्ट है वो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ उठता है। जो डर्टी सरफेस है वो इससे उठता है। ठीक है, और क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यानी कि सिंपल शब्दों में समझो तो सोप और डिटर्जेंट क्या दिखा रहे हैं, क्लिनसिंग एक्शन दिखा रहे हैं। ठीक है ना। मिशेल क्या होता है ये याद रखो, जो मॉलिक्यूल्स गैदर होते हैं क्लस्टर के फॉर्म में, वो हमारे मिशल्स होते हैं, जिसमें हमारी टेल स्टिक एक अंदर की तरफ होती है और हेड बाहर की तरफ होता है। ठीक है, बस इतना ही था। तो बड़ा ही बेहतरीन सा मजेदार सा आज का लेक्चर रहा हमारा। मजा ही आ गया मतलब। थोड़ी सी आज तबीयत खराब थी वैसे मेरी, लेकिन स्टिल मैंने मैनेज किया कैसे भी करके आज करूं, क्योंकि ये तो था ही। और ये वाला चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, इसमें आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। वरना अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा ना, तो कोई भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाएगा और आपका खेल खत्म बेटा, ये वाला हाल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजों को लेके चलना है। अगर आप बेसिक बेसिक चीजों को समझ लिए ना, बस फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। देन यू आर अनस्टॉपेबल। और जब आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे तो आपको कोई पकड़ ही नहीं सकता, मैं गारंटी से कहता हूं। ठीक है ना। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, जिसको भी नोट्स चाहिए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कौन सा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, क्योंकि उसी पे आपको नोट्स देखने को मिलेंगे। आपको वहां पर नोट्स मिल जाएंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अपने आप आपको जो भी स्टडी मटेरियल रहेगा या जो भी नोट्स रहेंगे वो सब आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद अस।